मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में दूसरा अनुसंख्य गुणधर्म किया है, यानी कि क्वथनांक उन्नयन कर लिया है। ठीक है, अब हम आज तीसरा अनुसंख्य गुणधर्म देखेंगे और वो है हमारा हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, ठीक है। ये हमारा तीसरा अनुसंख्य गुणधर्म है जिसके बारे में आज हम करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हिमांक अवनमन। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या करना है। सबसे पहले हमें हिमांक देखना है। क्या करना है? हिमांक देखना है। हिमांक क्या होता है? जैसे क्वथनांक देखा उसी तरह से हिमांक होगा। हिमांक क्या होता है वो देखना है हमको। तो यहाँ पर हिमांक को अगर हम डेफिनेशन दें तो हम कह सकते हैं कि जब, या हम कह सकते हैं वह ताप, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, वह ताप जिस पर क्या होता है, ठोस और द्रव साम्य में होते हैं। क्या होते हैं? ठोस और द्रव साम्य में होते हैं। यानी ठोस अवस्था और द्रव अवस्था जिस ताप पर साम्य में होती है उसे ही हम कहते हैं हिमांक। क्या कहेंगे? हिमांक। तो हम इसकी परिभाषा आ गई हमारे पास, वह ताप जिस पर ठोस व द्रव साम्य अवस्था में होते हैं या साम्य में होते हैं उसे ही हम हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ठोस द्रव जब साम्य में आएंगे, जिस ताप पर साम्य में आ जाएंगे ठोस और द्रव दोनों या दोनों अवस्थाएं, तो वो हमारा हो जाएगा हिमांक। क्या हो जाएगा? हिमांक। अब ये हमारा हिमांक हो गया। उसके बाद अवनमन हमने पहले भी देखा हुआ है। अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन मीन्स कमी होता है। तो हिमांक अवनमन यानी हिमांक में कमी। जिस तरह वाष्प दाब अवनमन था उसी तरह से हिमांक अवनमन है। तो वहां वाष्प दाब था, यहाँ पर हिमांक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है वो ज्यादा होता है विलयन के हिमांक से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शुद्ध विलायक हिमांक, यानी शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो ज्यादा होता है किससे? विलयन के हिमांक से। विलयन हिमांक यानी शुद्ध विलायक का हिमांक जो है वो विलयन के हिमांक से ज्यादा होता है। और यदि हम कहें कि शुद्ध विलायक का हिमांक जो है उसको हम यहाँ पर कह दें, जैसे हमने कहा क्वथनांक को हमने टेम्परेचर ही होता है वहां पर बॉइलिंग लिया था, यहाँ पर हम एफ ले लेते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स फ्रीज होना या फ्रीजिंग। टी एफ हिमांक विलायक की बात कर रहा है, 0 कर देते हैं, टी एफ नॉट, और ये हो जाएगा विलयन का टी एफ एस, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन विलयन और फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ शुद्ध विलायक। 0 मीन्स शुद्ध विलायक की बात करते हैं हम। ठीक है, तो दोनों का सिंबल ले लिया हमने। शुद्ध विलायक को हम TF से करेंगे, TF नॉट से, और विलयन को हम विलयन के हिमांक को करेंगे TFS। 0 मीन्स शुद्ध विलायक और S मीन्स सॉल्यूशन विलयन होता है। F यहाँ पर दोनों में सेम है, फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक ही है दोनों का। अंतर यहाँ से आएगा, ये 0 शुद्ध विलायक के लिए और S जो लेते हैं वो विलयन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया और ये विलयन का हिमांक हो गया।
ज्यादा हिमांक होगा शुद्ध विलायक का और कम हिमांक होगा विलयन का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब शुद्ध विलायक होता है, क्या होता है? शुद्ध विलायक होता है, जैसे इसके अंदर क्या किया, जल भर दिया H2O, केवल H2O है, शुद्ध विलायक है। इसको जब हम क्या है फ्रीज करेंगे, इसको जमाएंगे, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है वो बर्फ के साथ साम्य में आ जाता है, क्योंकि जल की ठोस अवस्था क्या है, बर्फ होती है। क्या होती है? बर्फ होती है। तो इसका जो होता है जल के लिए, ये जो हिमांक वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बर्फ में बदलने लग जाती है और दोनों साम्य अवस्था में आ जाते हैं। यानी जितना द्रव हो रहा है उतना बर्फ, इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। अब इसमें आपने कोई विलेय डाल दिया, जैसे हम लेते आ रहे हैं NaCl का, तो सपोज आपने इसमें H2O के साथ NaCl डाल दिया। अब NaCl डाल दिया तो क्या होगा, ये जो विलयन बन गया है, नमक का जलीय विलयन हो गया, ये हमारा विलेय हो गया, सॉरी विलायक, और ये हमारा विलेय हो गया। ठीक है, तो विलयन में क्या होगा, उसका हिमांक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल जो है वो पहले या जल्दी जम जाएगा, किससे, H2O जब NaCl मिला हुआ है तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन जो है वो पहले जम जाएगा, वो पहले फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें अशुद्धि के रूप में विलेय आ गया, इम्प्योरिटी आ गई, तो यहाँ पर आकर्षण आ गया। क्या गया? वही आकर्षण वाला फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए कहते हैं कि विलयन का हिमांक जो है वो कम होता है और शुद्ध विलायक का हिमांक है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ये अब देखो इसके अंदर ये हमने देखा शुद्ध विलायक का TF0 और विलयन का TFS। S मीन सॉल्यूशन और नॉट का मतलब 0 शुद्ध विलायक को प्रदर्शित करता है। अब हम आगे चलते हैं कि ये संबंध निकालें हिमांक अवनमन, या इसके अंदर पहले हम हिमांक अवनमन को देखते हैं। देखो जैसे हमने कहा कि हिमांक अवनमन निकालना है, इसको डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हिमांक अवनमन इज इक्वल टू, किस में से किसको घटा देंगे, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, तो शुद्ध विलायक में से विलयन को घटा देंगे। किसमें से? शुद्ध विलायक में से विलयन घटा देंगे। तो यहां हम लिख देंगे, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सिंबल के रूप में, शुद्ध विलायक का हमारा ये रहा TF0 और विलयन का हमारा ये रहा TFS। ठीक है, तो इसका अंतर होगा वही क्या होगा, हिमांक अवनमन। यानी कि शुद्ध विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है, क्या होता है, शुद्ध विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है उसे ही हम हिमांक अवनमन कहते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हिमांक अवनमन को हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा TF से। भाई क्वथनांक उन्नयन क्या है, डेल्टा TB था बॉइलिंग टेम्परेचर, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो डेल्टा TF हमारा क्या हो जाएगा, TF0 माइनस TFS। ये हो गया हमारा हिमांक अवनमन। यानी कि शुद्ध विलायक के हिमांक व विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है उसे ही हम हिमांक अवनमन कहते हैं। और हिमांक अवनमन को हमने प्रदर्शित किया है डेल्टा TF से, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर का अंतर आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम हिमांक अवनमन और वाष्पदाब अवनमन में संबंध निकालते हैं, क्या संबंध होता है। तो उसके लिए हमें क्या है, ग्राफ लेना होगा। क्या करना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा, जैसे हमने कल बनाया था उसी तरह से लेना है। ये एक ग्राफ ले लिया हमने, यहां पर वही दो बिंदु ले लेंगे,
एक शुद्ध विलायक का होगा और एक विलयन का होगा। तो शुद्ध विलायक ये हमने पी नॉट कर दिया और विलयन का पी एस कर दिया। ये विलयन का इधर की तरफ होगा वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो ये किसका हो जाएगा, ये विलयन का वाष्प दाब हो गया, और ये इधर हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब, यानी शुद्ध विलायक की बात कर रहा है। ठीक है, अब इधर की तरफ भी हमें क्या लेना है, हमें विलयन और शुद्ध विलायक का क्या लेना है, हिमांक लेना है। अभी हमने दिखाया था टी एफ नॉट और टी, तो यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं, ये और ये। तो जैसे हमने कहा ज्यादा किसका होता है, अभी देखा ज्यादा होता है शुद्ध विलायक का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी एफ 0, नॉट लगाएंगे शुद्ध विलायक का, और कम होता है विलयन का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी एफ एस, एस मीन्स विलयन, विलयन का फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब कल वाला ही सिस्टम हमें करना है, विलयन को विलयन से और विलायक को विलायक से मिला देना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये विलयन है, इसको हम इधर ले गए, इसको इससे मिला दिया यहाँ पे, और जो ये है शुद्ध विलायक का, इसको विलायक से मिला दो, ये मिला दिया। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। वाष्प दाब इधर क्या है हमारा, हिमांक है, और हिमांक दोनों का हमने ले लिया है, किसका, विलयन का और शुद्ध विलायक का। दोनों ग्राफ हमने क्या है, मिला दिए हैं, विलयन को विलयन से मिलाना है वाष्प दाब में, इधर हिमांक, और शुद्ध विलायक को शुद्ध विलायक से मिलाना है। ठीक है, अब देखो इसको मिलाने के बाद हमें क्या करना है कि विलयन का जो हिमांक है वो कम है, तो इसे क्या है, शुद्ध विलायक के बराबर करना है। क्या करना है, शुद्ध विलायक। तो हमने सपोज ये किया, इसको यहां से ऐसे ले गए डॉट डॉट करके और ऐसे निकाल दिया ऊपर। ये विलयन का क्या है, यहाँ पे ये रहा टी एफ एस, विलयन का हिमांक है, तो इसका वाष्प दाब भी कम है यहाँ पे, तो वाष्प दाब कम है इसका, तो इसको हम क्या है, शुद्ध विलायक के बराबर ले गए, तो इधर की तरफ ले गए, तो शुद्ध विलायक के तरफ ले गए, तो यहाँ तक हम ले गए इसको। अब दूसरा हमने क्या है, ये यहाँ पर वही विलयन है, इसको शुद्ध विलायक इधर भी यहाँ मिला देते हैं एक, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। अब देखो ये जो ग्राफ बना है, इसमें हमने क्या किया है कि जो वाष्प दाब है विलयन का जो कम था, उसको शुद्ध विलायक के बराबर किया है। ये यहीं पर रुक गया वाष्प दाब, इसको यहाँ तक ले गए, आगे और बढ़ा दिया है, यहाँ मिलाना था हमको, और इसको इस जो प्रतिच्छेदित बिंदु है इसको यहाँ से मिला दिया, ये एक लाइन निकल गई। तो देखो यहाँ पर क्या है, टेन थीटा बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा एक वापस से। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पर ए बी और ये सी, ये एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे, ये वाला, ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे ये लंब हो जाए, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। तो देखो यहाँ पर थीटा बन गया ये, और ये जब थीटा बन गया तो इसको हम संबंध कल की तरह निकालेंगे जो हमने निकाला था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी। अब क्या होता है त्रिभुज एबीसी के अंदर, अपन जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, L/A, यानी कि लंब बटे आधार होता है। tan थीटा का मान sin cos tan से निकालते हैं, लाल बटा कक्का से, तो वहां से हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि tan थीटा क्या होगा। तो ये लंब बटे आधार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब इसका ये रहा ए बी, आधार इसका ये रहा बी सी। ठीक है, अब देखो tan थीटा यहाँ पर ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
ए बी का मान, ए बी का मान देखो, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों का जो अंतर होगा वो डेल्टा पी होगा। पी नॉट माइनस पी एस निकाला हुआ है वाष्प दाब में हमने लास्ट में, और इसका अंतर अभी अभी हमने निकाला है, अभी हमने लिखा था डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ। तो देखो यहाँ पर ए बी का मान क्या है, डेल्टा पी, या पहले ये लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन बी सी का मान क्या है, यहाँ पर डेल्टा टी एफ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस, टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू ये डेल्टा पी हो जाएगा और ये डेल्टा टी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब टेन थीटा क्या है यहाँ पर, ये टेन 45 हो जाएगा, तो टेन 45 क्या है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एफ, या हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये हो जाएगा। तो ये संबंध आ गया कि वाष्प दाब अवनमन है वो हिमांक अवनमन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, हिमांक अवनमन के बराबर होता है। तो इस तरह से हम क्या है संबंध निकाल सकते हैं, किसके अंदर, हिमांक अवनमन व वाष्प दाब अवनमन के अंदर, हिमांक अवनमन व वाष्प दाब अवनमन में संबंध, इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्या संबंध होता है। तो हमें ग्राफ बनाना होगा और उसके अंदर पैरामीटर्स लेने होंगे, इधर हिमांक होगा, इधर वाष्प दाब होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, वाष्प दाब को शुद्ध विलायक के बराबर करेंगे तो इस तरह से मिलाएंगे, तो यहाँ पर टेन थीटा का निर्माण हो जाएगा, जिसके द्वारा हम संबंध ये निकाल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो हिमांक अवनमन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संबंध, क्या संबंध होता है डेल्टा पी और डेल्टा टी एफ में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट संबंध निकालने के बाद हम चलते हैं अनुभार ज्ञात करना। हिमांक अवनमन से विलेय का अनुभार ज्ञात करना, विलेय का अनुभार ज्ञात करना, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने क्वथनांक उन्नयन को ज्ञात किया है, ठीक है। तो देखो चाहो तो इसको विस्तार से भी हम कर सकते हैं, या हम सीधा डायरेक्ट मोललता को डेल्टा टी एफ के समानुपाती करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा कि डेल्टा टी एफ जो है, इसको मैं एक बार सीधा बता रहा हूं डायरेक्ट, उधर फिर हम साइड में देख लेंगे कैसे हो। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि मोललता जो है वो हिमांक अवनमन के समानुपाती होती है और क्वथनांक उन्नयन के भी समानुपाती होती है मोललता जो है। तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोललता, डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोललता,
यही मोललता जो है डेल्टा टीबी के भी समानुपाती होती है, कल हमने जो किया था क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, अब देखो ये जो डेल्टा टीएफ इसके समानुपाती होती है। अब अगर हम इसका समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ। वहां पर कल के डी आ रहा था, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक आ रहा था, यहाँ पर के एफ आएगा हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो के एफ इंटू मोललता, इंटू मोललता हो जाएगी, समानुपाती हट गया है और समानुपाती स्थिरांक आ गया है यहाँ पर के एफ। और के एफ क्या है यहाँ पर, ये हिमांक अवनमन स्थिरांक है। के एफ इज इक्वल टू हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिमांक अवनमन स्थिरांक, के एफ हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो मोललता है, ये जो मोललता है, यहां पर ये जो के एफ आया है, ये के एफ नहीं होगा, ये के एफ डैश आएगा, के एफ डैश आएगा ये। इसको हम कहेंगे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, इसी का एक दूसरा नाम और होता है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। केबी डैश जो होता है क्वथनांक उन्नयन में, उसका होता है इबिलोस्कोपिक स्थिरांक दूसरा नाम, और इसका दूसरा नाम होता है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं, जो कि हिमांक अवनमन का दूसरा नाम होता है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें विलेय का अनुभार ज्ञात करना है, तो हमें मोललता को वापस लिखना होगा। तो मोललता को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डैश इंटू मोललता होती है हमारी विलेय की मात्रा बटे विलेय का अनुभार इंटू 1000 बटे विलायक की मात्रा, ये हो जाएगी। ये 1000 नहीं आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि के एफ डैश के एफ अपॉन 1000 होता है, 1 अपॉन। तो ये हमारी हो गई मोललता। क्या है ये, मोललता हो गई। अब मोललता ये हो गई हमारी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें क्या है, विलेय का अनुभार निकालना है, के पी। हाँ सही है, इसमें 1 आएगा 1000, क्योंकि वहां पर हमने के कल निकाला था, तो इसका फॉर्मूला होगा के एफ अपॉन 1000, तो उधर की तरफ भी गुना होगा। सही है, तो ये हो जाएगी हमारी मोललता। अब देखो हमें ये निकालना है विलेय का अनुभार, तो इसको इधर ले आएंगे, डेल्टा टी एफ को वहां पहुंचा देंगे, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ डैश अपॉन डेल्टा टी एफ, इसको यहाँ लिख दो या उधर की तरफ लिख दो, एक ही बात है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन क्या बच गया, डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एम को इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो डेल्टा टी एफ नीचे आ गया, एम यहाँ बराबर में आ गया, डब्ल्यू बचा है, डब्ल्यू गुणा में आ गया, ऊपर क्या क्या बचा है, के एफ डैश डब्ल्यू 1000, ये ऊपर ही है तो एक साथ ले लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इसके द्वारा हम हिमांक अवनमन से विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम तो विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें के एफ दिया हुआ हो। के एफ क्या है, ये लिख रहा हमारा मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, डब्ल्यू क्या है, विलेय की मात्रा है, और डेल्टा टी एफ हमने अभी अभी निकाला है, हिमांक अवनमन है।
हिमांक अवनमन और कैपिटल डब्ल्यू हमारा विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज अगर हमें दी हुई हो तो हम आराम से विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें यदि इसकी क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की परिभाषा देनी हो, क्या करना हो? परिभाषा देनी हो तो देखो यहां से निकलेगी, इससे ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डैश इंटू मोललता जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डैश इंटू मोललता। तो यहां से क्या करना होगा हमको, ये लिखना है, मैं कैसे लिख देता हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डैश इंटू मोललता। ठीक है, अब यदि मैं ये कहता हूं इफ विलयन की जो मोललता है इज इक्वल टू 1 कर दी जाए, यानी 1 मोलल हो जाए, ये इसको स्मॉल एम से भी दर्शाते हैं तो मैं सीधा लिख देता हूं मोललता को। तो ये क्या हो जाएगी समीकरण, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डैश, ये बन जाएगी, ये इकाई हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डैश हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक मोलल विलयन, या हम कह सकते हैं एक मोललता, क्या कह सकते हैं, एक मोललता के विलयन का हिमांक अवनमन स्थिरांक मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है या उसके बराबर होता है। यानी कि एक मोलल विलयन या एक मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन, एलटीएफ हिमांक अवनमन है, वही क्या होता है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहलाता है। तो हम यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी क्रायोस्कोपिक स्थिरांक या मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो ये क्या है, हिमांक अवनमन के द्वारा हमने विलेय का अनुभार ज्ञात किया। अब डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोललता होती है और डेल टी बी भी क्या होता है, मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ हिमांक अवनमन के द्वारा विलेय का अनुभार ज्ञात करना। अब विलेय का अनुभार ये करना है, इसमें से ये पूछ सकता है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक क्या होता है, या विलेय का अनुभार ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कैसे करते हैं, व्युत्पन्न करवा सकता है, या इसके अंदर ही आपसे क्या है कोई न्यूमेरिकल दे दे तो ये सूत्र काम करेगा। ये सारे डेटा अपने पास हैं तो हम इस सूत्र में मान रखेंगे, W दिया हुआ हो, KF डैश दिया हुआ हो, मोलर हिमांक अवनमन, डेल TF हिमांक अवनमन दिया हुआ हो और विलायक की मात्रा दी हुई हो। ठीक है, तो हम क्या है अनुभार को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा हिमांक अवनमन, जो कि तीसरा अणुसंख्य गुणधर्म था। कौन सा था, तीसरा अणुसंख्य गुणधर्म। और जैसे ये TF मोललता के समानुपाती है, बिल्कुल इसी तरह से TB भी मोललता के समानुपाती होता है, यानी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी मोललता के समानुपाती होता है। तो कल हमने ये देखा था, आज हमने देखा हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है,